राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूं। राजीव, अब तक तो ये लड़ाई हमें दिख रही थी कि विपक्ष मोदी हटाओ यही चाह रहा था, यही चाहत थी, लेकिन कल जिस तरह से इंडिया नाम दिया गया, अब इस मोदी हटाओ की लड़ाई को भारत बचाओ बनाने की कोशिश इंडिया की तरफ से हो रही है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी, क्या सिर्फ नाम इंडिया रखकर यह कितना वोटिंग पैटर्न पर असर डालेगा, यह मैं आपसे समझना चाहती हूं। देखिए, ये नाम, ये गठबंधन और ये सारी चीज़ें, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। ये जिस तरह से क्रिकेट को कहते हैं ना, वैसे सियासत भी एक मनोवैज्ञानिक तौर पर साइकोलॉजिकल वार भी होता है जब आप एक दूसरे पर करते हैं। इंडिया नाम रखने के पीछे बहुत सारी वजह है, और उसकी एक वजह ये भी है कि राष्ट्रवाद पर और जो देश की सेवा का जो पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है, उसको इस नाम के जरिए भी थोड़ी टक्कर दी जाए, उस परसेप्शन को बदलने की। दूसरी कि पूरा देश एक तरफ है, पूरा इंडिया एक तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी है, और ये बातें आने वाले दिनों में होंगी। कुल मिलाकर के 2024 के लिए दोनों तरफ एक बात जो बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ, वो आज भी आपको बता रहा हूँ कि 2024 का चुनाव दो तरफा होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दल होंगे, और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष होगा। और जो तीसरी ताकत, अभी हालांकि 11 बजे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ताकत मायावती है, 11 बजे उन्होंने समाचार एजेंसी को बुलाया है अपना विचार प्रकट करने के लिए दोनों धड़ों के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी तीसरी ताकत होगी, अगर वो विपक्ष या बीजेपी के साथ नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली लड़ेगी, तो वो इस आंधी में उड़ जाएगी और उसका कहीं अता पता नहीं चलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के आला में सिर्फ 5 सीटें, 2 कांग्रेस की, 2 राजा भैया की और 1 बीएसपी की आई थी, बाकी सब खेत हो गए। किसी का कोई पता नहीं चला। 2024 में भी किसी का पता नहीं चलेगा, दो तरफा चुनाव होगा। अब बात आती है कि इंडिया और एनडीए की जो बात है, देखिए एक बात तो है कि विपक्ष अपनी रणनीति बनाए और सत्ता पक्ष चुपचाप बैठा रहे, ऐसा कहीं नहीं होता है। और ऐसा सियासत में घमंड या ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा भारी पड़ता है, और बीजेपी की इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि वो हमेशा अपने को स्क्रैच से शुरू करती है। एक मैं किस्सा भी बता दूं। एक बार जब नरेंद्र मोदी अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे थे 2012 का, जब तीसरा चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को बुलाया, मुझे अच्छे से पता है, करीबी अधिकारियों और नेताओं को बुलाया और उनसे पूछा कि इस बार हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। लोगों ने कहा कि 9800 तो पक्की है, और इतने पर फाइट है, और इतना है, और मिला के 112। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, रहने दो, 0 से शुरू करो। कहाँ हम हार रहे हैं पक्का, पहले उन सीटों के नाम दो, हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो नरेंद्र मोदी का और आज की बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका यही है कि जहाँ से वो हारे हैं वो वहाँ से शुरू करते हैं, वो अपने आप को 0 पे रख के शुरू करते हैं। यही कवायद उन्होंने की। आप देखिए 23 जून की जो विपक्ष की बैठक थी, उसके बाद से जो इंडिया की, भारत की राजनीति के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो आप देखते जाइए। जीतन राम मांझी अलग होते हैं बिहार में, इसके बाद एलजेपी की बैठक होती है। एलजेपी को बीजेपी नहीं तोड़ा था, और चिराग पासवान के गले कल कितनी तेजी से प्रधानमंत्री लगे, आज आप सब चैनलों में आपने देखा, सारे अखबार में फोटो है। इसके अलावा अजीत पवार शिवसेना से टूट गए। ये सब 23 जून के बाद की घटनाएं हैं। जो विपक्ष की बैठक हुई, अजीत पवार टूट करके अलग खेमे में चले गए, और शरद पवार उधर एनसीपी टूट गई। इधर 23 जून के बाद ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने पहले तो 2 राज्यों में जाके कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई, और ऐसा लगा कि अब वो निकल रहे हैं अध्यादेश कर, और फिर इसके बाद बेंगलुरु में पहुंच करके कल उनके भाषण के अंश को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल के भाषण के अंश को उनकी फोटो लगा करके। तो अब आप ये परिवर्तन देखिए कि कैसा हुआ है। कल की जो बैठक है, उसकी अंदरूनी जानकारी जो सूत्रों से मुझे मिली है, उसमें नेताओं ने ये बात कही है कि हमारे आपसी हित जो है, क्षेत्रीय हित, निश्चित तौर पर टकराएंगे, और हमें ये गठबंधन इतना आसान नहीं है आगे चलने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को
अपना कोई त्याग भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। अब आने वाले दिनों में क्षेत्रीय स्तर पर कहीं कोई चुनाव नहीं है। जो 4 चुनाव हैं वहाँ कांग्रेस, जितने लोग वहाँ गए थे वहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी के साथ। तो बाकी जगहों में चुनाव 2024 में सीधे लोकसभा का होगा। तो हम अपने क्षेत्रीय हितों को दरकिनार कर 2024 के लिए इंडिया के नाम पर, इंडिया के बैनर तले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ने के लिए जाएं। और 23 जून के बाद का एक साइड इफेक्ट ये है कि दुनिया की सबसे अपने आप को बड़ी पार्टी कहने वाली, दुनिया के अपने आप को या उनकी पार्टी, या हम भी ये मानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 300 सीटों से ज़्यादा वाली बीजेपी, जो हमेशा बीजेपी करती रहती थी, वो प्रधानमंत्री ने भी कहा और बीजेपी के तमाम नेता अब एनडीए करने लगे हैं कि अब एनडीए को तीसरी बार मौका मिलेगा। वो दिखाना चाहते हैं कि वो भी इंक्लूसिव है, उनके साथ भी पार्टियां हैं। ये दोनों तरफ की अपनी अपनी तैयारियां हैं। मुझे आज भी ये लगता है कि 2024 का चुनाव पहले जिस तरह का था अब उससे थोड़ा रोमांचक स्थिति में पहुंचता जा रहा है। बिल्कुल रोमांचक स्थिति में वाकई अब बनता हुआ नजर आ रहा है, और अब और ज्यादा जब एनडीए के सामने अब इंडिया खड़ी करने की जो कोशिश है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ठीक है।